यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपकी होस्ट अनुपमा आप सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वे अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर आतंकवाद, न्यायिक व्यवस्था, महिला अधिकारों, राजनीतिक उठापटक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक व्यापार जैसे विविध और गंभीर मुद्दों को समेटे हुए है। इन सभी समाचारों को मैंने आपके लिए संक्षेप में परंतु तथ्यात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत किया है ताकि आप देश दुनिया की हर धड़कन से जुड़े रह सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस सप्ताह की प्रमुख घटनाओं की एक खास झलक। तहव्वुर राणा की वापसी, 26/11 की जांच में बड़ा मोड़। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। पाकिस्तान में जन्मे और अमेरिका में इमिग्रेशन कंपनी चलाने वाले राणा ने डेविड हेडली को कवर देने का काम किया था। अमेरिका में उसे डेनमार्क साजिश में दोषी ठहराया गया था, लेकिन मुंबई हमले से बरी कर दिया गया। भारत की ओर से प्रत्यर्पण की मांग 2020 में की गई थी, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंततः स्वीकार किया। अब राणा पर विशेष NIA कोर्ट में मुकदमा चलेगा, जो 26/11 के साजिशकर्ताओं को पकड़ने की दिशा में अहम कदम है। आइए अब चलते हैं एक ऐसे मामले की ओर जिसने अदालत की भाषा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद कोर्ट की टिप्पणी से विवाद, पीड़िता ने खुद बुलाया संकट। इलाहाबाद कोर्ट ने एक बलात्कार आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता ने अपनी समझबूझ से खुद को जोखिम में डाला। पीड़िता एक स्नातकोत्तर छात्रा थी जो दोस्तों के साथ बार गई थी और आरोपी उसे गुड़गांव ले गया। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट बलात्कार की पुष्टि नहीं थी। कोर्ट ने आरोपी को बिना आपराधिक रिकॉर्ड और जांच में सहयोग के आधार पर जमानत दी, लेकिन कोर्ट की भाषा को लेकर व्यापक आलोचना हो रही है कि यह टिप्पणी पीड़ित अधिकारों पर असर डाल सकती है। अब नजर डालते हैं भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई नई दरार पर। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव, ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म। भारत ने 8 अप्रैल को बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी, जिससे उसके निर्यात पर असर पड़ेगा। यह निर्णय भारत के बंदरगाहों पर भीड़ और लॉजिस्टिक बाधाओं को देखते हुए लिया गया। साथ ही भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई है। मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन में यूनुस से इस मुद्दे पर चर्चा की। यह सब दर्शाता है कि भारत अपने रणनीतिक और अल्पसंख्यक हितों से समझौता नहीं करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं उस फैसले की ओर जिसने काटने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। बॉम्बे हाई कोर्ट, मानव दांत को खतरनाक हथियार नहीं माना जा सकता। औरंगाबाद पीठ ने स्पष्ट किया है कि IPC की धारा 324 के तहत मानव दांत को खतरनाक हथियार नहीं कहा जा सकता। यह टिप्पणी एक महिला की शिकायत पर आई जिसमें उसने अपनी भाभीओं पर काटने का आरोप लगाया था। मेडिकल रिपोर्ट में मामूली चोट पाई गई थी। अदालत ने प्राथमिकी रद्द कर दी और कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद को कानूनी शस्त्र बनाकर लड़ने का प्रयास था। यह निर्णय बताता है कि कानून का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। आइए अब देखें जनसंख्या आधारित परिसीमन पर क्या उठ रहे हैं सवाल। जनसंख्या आधारित परिसीमन दक्षिण भारत के लिए चिंता की घंटी। देश में लोकसभा सीटों के नए परिसीमन की चर्चा फिर शुरू हो गई है। जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का पुनर्वितरण दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को नुकसान पहुंचा सकता है, जिन्होंने दशकों से जनसंख्या नियंत्रण में सफल प्रयास किए हैं, जबकि उत्तर भारत की अधिक जनसंख्या वृद्धि का उन्हें लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्रीय असंतुलन और संघीय संरचना पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि सीटें घटाने की बजाय बढ़ाई जाएं और राज्यसभा को अधिक संघीय स्वरूप दिया जाए। आइए अब नजर डालते हैं उस फैसले पर जिसने पेंशन वितरण के अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया। गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दोनों विधवाओं को पेंशन का समान अधिकार। गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर एक सरकारी कर्मचारी की 2 वैध पत्नियां हों तो उसके निधन के बाद दोनों विधवाओं को पारिवारिक पेंशन बराबर दी जानी चाहिए। यह फैसला तब आया जब पहली पत्नी को पूरी पेंशन से वंचित किया गया था।
अदालत ने गुजरात सिविल सेवा पेंशन नियम 2002 का हवाला देते हुए इसे अन्यायपूर्ण ठहराया और 3 महीने में पहली पत्नी को आधी पेंशन देने का आदेश दिया। यह निर्णय समानता और पारिवारिक न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब रुक करते हैं पारसनाथ पहाड़ी के धार्मिक सम्मान से जुड़े एक बेहद संवेदनशील विषय की ओर। झारखंड एचसी का निर्देश, पारसनाथ की पवित्रता पर हो समिति का निरीक्षण। पारसनाथ पहाड़ी की धार्मिक गरिमा बचाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह जनहित याचिका जैन संगठन ज्योत द्वारा दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने शराब मांस की बिक्री और अतिक्रमण पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने डीएलएसए, सरकारी प्रतिनिधियों और याचिकाकर्ता को समिति में शामिल कर निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। यह स्थल जैन और आदिवासी दोनों समुदायों के लिए पवित्र है, जिसे पर्यटन स्थल बनाने के प्रयासों पर चिंता जताई गई है। अब चलते हैं न्यायपालिका की शीर्ष नियुक्तियों में हुए बदलाव की ओर। जस्टिस अरुण पाली बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति ने वरिष्ठ न्यायाधीश श्री जस्टिस अरुण पाली को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पूर्व वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति न्यायिक प्रशासन की निरंतरता और अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह नियुक्ति न केवल केंद्र शासित क्षेत्रों में न्याय की पहुंच को सशक्त बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय न्याय प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी। अब नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक सजा पर जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। केरल मदरसा शिक्षक को 187 वर्षों की सजा, पॉक्सो के तहत सबसे कठोर दंड। केरल के कन्नूर में एक मदरसा शिक्षक मोहम्मद रफी को 16 वर्षीय छात्रा से लगातार यौन शोषण के अपराध में कुल 187 वर्षों की सजा सुनाई गई। यह फैसला तलिपरंबा स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने 9 अप्रैल 2025 को सुनाया। रफी ने धार्मिक शिक्षा के नाम पर छात्रा को गुमराह किया। अदालत ने इस अपराध को समाज और कानून के प्रति गंभीर चुनौती बताया। यह निर्णय बाल संरक्षण और मार्मिक संस्थानों में निगरानी की आवश्यकता को बल देता है। आइए अब बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी हलचल की ओर। ममता बनर्जी को अवमानना नोटिस, कोई नौकरी नहीं जाएगी, बयान बना विवाद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस मिला है। उन्होंने 3 अप्रैल को एससी द्वारा 25,000 स्कूल भर्तियों को अवैध घोषित किए जाने के बावजूद कहा कि अब जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। यह बयान कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना गया। याचिका में बिना शर्त माफी की मांग की गई है। तृणमूल ने इसे राजनीति प्रेरित बताया। मामला अब संविधान के तहत पदों की गरिमा और न्यायपालिका के आदेशों की बाध्यता के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया है। अब चलते हैं नेपाल, जहां लोकतंत्र और राजशाही आमने सामने खड़े हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग, क्षेत्रीय स्थिरता पर संकट। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली को लेकर आंदोलन तेज हो गए हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज किए हैं। लोकतांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अस्थिरता से लोग नाराज हैं। पिछले 17 वर्षों में 13 सरकारें बदली हैं। यह आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत, चीन और बांग्लादेश के लिए यह एक रणनीतिक चेतावनी भी है। अब देखते हैं बिहार में फार्मेसी शिक्षा को लेकर आया एक अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट, बिहार में फार्मासिस्ट बनने के लिए डी.फार्म अनिवार्य। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिहार में फार्मासिस्ट बनने के लिए डी.फार्म न्यूनतम योग्यता बनी रहेगी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों को वैध माना। अदालत ने कहा कि यह योग्यता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह फैसला न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में फार्मेसी शिक्षा के मानकों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर है। अब बढ़ते हैं राजस्थान, जहां मामलों की अत्यधिक लंबितता पर उठे गंभीर सवाल। राजस्थान हाईकोर्ट, मुख्य न्यायाधीश ने जताई मामलों की लंबितता पर चिंता। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामलों की अत्यधिक लंबितता को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार और बार एसोसिएशन से सहयोग की अपील की है। साथ ही पेंशनभोगियों के मामलों को प्राथमिकता देने की बात भी कही। यह बयान भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार और शीघ्र न्याय की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अब देखते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में एक अनूठा कदम। सिक्किम हाई कोर्ट की पहल, महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश। सिक्किम हाई कोर्ट ने भारत में पहली बार महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। यह हर माह 2 से 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जिसे वार्षिक अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके लिए मेडिकल अधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य होगी। यह पहल कार्यस्थल पर महिला संवेदनशीलता और स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण है, जो अन्य संस्थानों को भी प्रेरणा देगा। अब बढ़ते हैं वैश्विक राजनीतिक संकट की ओर, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण कोरिया में संकट, राजनीतिक अस्थिरता से वैश्विक चिंता। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग और विपक्षी नेताओं पर मुकदमे के बीच 17 हफ्तों से राजनीतिक संकट जारी है। इससे उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ने का खतरा है। इस समय जब विश्व पहले ही यूक्रेन और गाजा संघर्ष से जूझ रहा है, कोरियाई संकट वैश्विक व्यवस्था को और अस्थिर कर सकता है। अमेरिका के साथ सैन्य संवाद ठप है, जिससे रणनीतिक संतुलन भी खतरे में है। समाधान के लिए पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की निर्णायक भूमिका आवश्यक है। आइए अब चलते हैं संविधान की शक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की ओर। तमिलनाडु विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को मंजूरी दी, जो राज्यपाल द्वारा लंबित रखे गए थे। अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को बिना परिवर्तन के दोबारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह फैसला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्ति संतुलन की पुनर्परिभाषा है। हालांकि इससे न्यायिक अतिक्रमण की बहस भी तेज हो गई है। और अंत में देखते हैं वो टैरिफ युद्ध जिसने वैश्विक व्यापार जगत को हिला दिया। अमेरिका का चीन पर 145% टैरिफ, वैश्विक व्यापार युद्ध तेज। अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर कुल 145% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें फेंटेनाइल से जुड़े उत्पाद भी शामिल हैं। यह कदम चीन द्वारा लगाए गए 125% शुल्क के जवाब में आया है। चीन ने इसे धमकी करार दिया और चेतावनी दी कि वह अपने हितों की रक्षा करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा सकती है। यह टकराव अब सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। अब समय है कि हम सब भी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उनकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।